हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। तो गाइस, एक बार फिर से मैं आपके साथ आ गई हूँ एक नई मूवी को लेकर और इस मूवी का नाम है पॉन। एंड बाय द वे आई वांट टू टेल यू कि ये मूवी आपको एंड तक एंगेज रखेगी बिकॉज मूवी के हर एक सीन में यू कैन फाइंड समथिंग न्यू। एक्चुअली मूवी बहुत ही इमोशनल है और मूवी की कहानी एक छोटी सी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। सो गाइस, हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करने के लिए एंड तक बने रहें। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली स्यूंग ई है, जो कि एक कोरियन फॉरेन कॉन्स्टिट्यूट में ट्रांसलेटर है। ये कोरिया और चाइना के बीच में हो रहे बिजनेस डील को मैनेज करने का काम करती है। और ली स्यूंगी कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक जानी मानी हस्ती है। यहाँ तक कि कोरिया के मिनिस्टर्स भी उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक दिन मीटिंग के दौरान ली स्यूंगी को एक फोन कॉल आता है। बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो किसी इंसान को बहुत सालों से ढूंढ रही है और वो इंसान अब मिल चुका है। जैसे ही ली स्यूंगी को ये पता चलता है कि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मिल चुका है, तो तुरंत ही अपनी कार निकालती है और बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाती है। और अब यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें कोरिया का एक पर्टिकुलर शहर दिखाया जाता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क डूसुक है। दरअसल वो और उसका असिस्टेंट बहुत टाइम से कोरिया के इस शहर का चक्कर काट रहे हैं। और अगर पार्क के बारे में आपको बता दें, वो एक लोन कंपनी में रिकवरी एजेंट है। एक्चुअली बात ये है कि पार्क की कंपनी से काम निंजा नाम की एक लेडी ने लोन लिया है और इस लेडी की ईएमआई काफी मन से ड्यू है। यही वजह है कि पार्क और उसका असिस्टेंट जोंगबे इस शहर के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ये दोनों उस लेडी को यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी वो नहीं मिलती, इसलिए अब इन दोनों ने हार मान ली और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रोड पर जाते हुए वो क्या देखते हैं कि सामने से काम निंजा अपनी 10 साल की बेटी के साथ आ रही है। इस छोटी सी बच्ची का नाम ली स्यूंग ई है और इधर काम निंजा भी उसे देख लेती है और जैसे ही उसकी नजर पार्क पे पड़ती है वो तुरंत ही वहाँ से भागती है। लेकिन काम निंजा पूरी तरह से असफल रहती है क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी 10 साल की बच्ची भी है। और पार्क डूसुक उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे ड्यू अमाउंट की नोटिस दिखाता है और कहता है उसे वो जल्द से जल्द पे करे। पार्क नोटिस दिखाते हुए ये भी कहता है कि वो तुरंत ही उसके पैसे पेमेंट करे, नहीं तो उसे लंबी सजा भी हो सकती है। इस पर काम निंजा बहुत ही हम्बली उससे रिक्वेस्ट करती है और ये कहती है कि वो अभी नहीं लौटा सकती। वो बताती है कि उसके हस्बैंड की अभी कुछ ही महीने पहले डेथ हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉस हो गया है और यही वजह है कि वो अभी पैसे पेमेंट करने में असमर्थ है। अपनी माँ को इस तरह से परेशान होता देख ली स्यूंगी बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है और वो पार्क डूसुक के हाथ में काट लेती है। उसकी बेटी जोर जोर से शाउटिंग करने लगती है और आसपास के लोगों को बताने लगती है कि ये मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं, लेकिन पार्क का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी सेम टोन में काम निंजा से बात करता रहता है। तभी पार्क उसके सामने एक ऑप्शन रखता है। वो कहता है कि तुम अपनी कोई कीमती चीज हमें दे दो, जिससे कि हमें ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे पैसे लौटा दोगी। इस पर भी काम निंजा बहुत हम्बल तरीके से ये कहती है कि मेरे पास इस समय कीमती चीज कोई भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें गिरवी रख सकूं। तभी पार्क का ध्यान अचानक से ली स्यूंगी पे जाता है, यानी कि उसकी बेटी पर। वो सडन उसकी बेटी को उठाता है और भागने लगता है और कहता है अब तो तुम्हारी बेटी मेरे पास है, इसलिए तुम्हें तो मुझे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। काम निंजा बहुत परेशान हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से उसकी बेटी को लेकर चला जाता है। अब पार्क ली स्यूंगी को कार में लेकर जाता है और उसे एक टॉय देता है खेलने के लिए। वो कहता है कि कल जब तुम्हारी माँ मेरे पास पैसे लेकर वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ भेज दूंगा, लेकिन मुझे पहले पैसे चाहिए। तभी पीछे बैठा उसका असिस्टेंट पार्क से पूछता है कि अगर इसकी माँ पैसे लेकर नहीं आई तो हम क्या करेंगे? क्या हमेशा के लिए इस बच्ची को हमें अपने पास रखना होगा? पार्क हंसता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी माँ जरूर लेकर आएगी। $750 के लिए कोई भी अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता और मुझे तो ये भी यकीन है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। ली स्यूंगी पार्क के घर पहुंच चुकी थी और वो उसे एक सोने के लिए कमरा देता है। और तो और पार्क डूसुक उस छोटी सी बच्ची को ली स्यूंगी की जगह पान कहकर बुलाता है, उसे चिढ़ाता भी है। और इधर हम काम निंजा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और पैसे इकट्ठा करने में लगी हुई है। वो सबसे पहले उस जगह पे जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड काम किया करता था, जो कि एक मैकेनिक था, वो गाड़ियों को बनाता था। वो वहाँ पहुंचकर उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड के जो भी बकाया पैसे हैं तो मुझे दे दो। गैरेज का ओनर काम निंजा से बहुत ही रूडली बात करता है। काम निंजा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो उसे पैसे नहीं देता और तो और उससे वो ये भी कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया तो इसमें मैं क्या करूँ। और गाइस, हमें यहाँ पर ये सीक्रेट पता चलता है काम निंजा का हस्बैंड मरा नहीं, बल्कि उसने तो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली और उससे छोड़कर चला गया। काम निंजा बहुत ही निराशा के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। तभी काम निंजा को एक आइडिया सोचता है। वो अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे पैसे की मांग करती है और उसके अंकल उसे पैसे देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। जब तक कि वो पैसे काम निंजा के हाथ में आ पाते उससे पहले ही उसे कोरिया की पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, दरअसल काम निंजा कोरियन नहीं बल्कि चाइनीज थी और इसी रीजन की वजह से कोरिया के पुलिस वाले उसे अक्सर पकड़कर ले जाते थे। इधर पार्क डूसुक और उसका असिस्टेंट काम निंजा का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब वो पैसे लेकर नहीं आती तो इन सबको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और अब ये तीनों निकल पड़ते हैं काम निंजा को ढूंढने के लिए। रास्ते में जाते हुए बहुत सारा ट्रैफिक होता है। ली स्यूंगी तो बहुत स्मार्ट होती है, वो मौका पाकर कार से जंप करती है और भाग जाती है और सीधा वो अपने घर आती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ तो घर पे ही नहीं थी। ली स्यूंगी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो फ्रिज में देखती है थोड़ा सा खाना रखा हुआ था। ली स्यूंगी वो बचा हुआ खाना खाती और अपनी माँ को याद करके बहुत ज्यादा रोती है। इधर पार्क डूसुक काम निंजा के बारे में पता करता रहता है और फिर सडन उसे पता भी चल जाता है कि काम निंजा पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। वो तुरंत ही वहाँ जाता है, जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है ली स्यूंगी तो उसे मिले ही नहीं, उसका कहीं पता नहीं चला है। पार्क ये सोचकर थोड़ा घबराया हुआ था कि इतने बड़े शहर में इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ घूम रही होगी। फिर उसके बाद वो काम निंजा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे भरोसा दिलाता है
कि उसकी बेटी उसके पास सुरक्षित है। पाक तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी माँ ये बात सुनकर और दुखी हो जाती। और इस पर काम निंजा पाक डूसुक को अपने अंकल का फोन नंबर देती है और कहती है तुम इस नंबर पे बात कर लेना और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वो ये भी कहती है कि जब भी तुम्हारी मेरे अंकल से बात हो तो तुम मेरी बेटी को उनके हवाले कर देना और अब वो उन्हीं के पास सुरक्षित रहेगी। इधर हम काम निंजा की बेटी ली सिंगी को देखते हैं, जो कि अकेले ही अपना बैग पैक करती है और निकल पड़ती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। पूरा दिन बीत चुका था लेकिन ली सिंगी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा सैड भी थी और अब तो रात भी हो चुकी थी। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए सड़कों पर घूम रही थी और तभी एक नशेड़ी इंसान ली सिंगी के पास आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। और अचानक से सामने से पाक भी आ रहा था और जैसे ही वो उस आदमी के साथ ली सिंगी को देखता है वो दौड़ कर वहाँ आता है और उस नशेड़ी इंसान की बहुत पिटाई करता है। इस पर ली सिंगी रोते हुए पाक को बताती है कि उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। तब पाक ली सिंगी को बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। और इधर ली सिंगी का बुरा हाल होने लगता है। वो बहुत फूट फूट कर अपनी माँ के लिए रोती है। उसका रोना देखकर तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा, यहाँ तक कि पाक डूसुक भी उसे इस तरह से रोता देख बहुत ज्यादा सैड था। अब वो उसे अपने घर ले आता है और उसे बताता है कि उसके अंकल आएंगे और उसे यहाँ से ले जाएंगे। वो ली सिंगी को बताता है कि तुम्हें एक फैमिली अडॉप्ट करने आने वाली है, वो फैमिली तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करेगी और तुम्हें पढ़ाएगी लिखाएगी और एक बड़ा इंसान बनाएगी। पाक अभी भी ली सिंगी को पान कहकर बुलाता है। ये नाम ली सिंगी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो चिढ़ती थी। इसलिए ली सिंगी भी पाक को एक नया नाम देती है, सुम्बू। सुम्बू का मतलब था आई एम द विनर और पाक अपने इस नए नाम को सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। पाक ली सिंगी को एक मॉल घुमाने ले जाता है और वहाँ पर उसे बहुत अच्छी सी ड्रेस दिलाता है, उसकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें आकर ले जाएंगे और इससे पहले तुम्हें जो भी करना है मुझे बता दो। तब ली सिंगी ये इच्छा जाहिर करती है कि वो एक बड़े से कॉन्सर्ट में जाना चाहती है। पाक और ली सिंगी की अच्छी सी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। दरअसल बात ये थी कि पाक अब उस छोटी सी बच्ची को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसकी हर एक इच्छा पूरी करना चाहता था और अब तो इनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था। तभी उसी शाम वो उसी कॉन्सर्ट की टिकट बुक करता है जिसमें ली सिंगी जाना चाहती थी। अब सभी एक साथ कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ पर वो सब बहुत ज्यादा मजे करते हैं। कॉन्सर्ट से निकलने के बाद पाक ली सिंगी के फेवरेट प्लेयर की उसे सीडी भी गिफ्ट करता है, जिससे ली सिंगी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करती है। और अब धीरे धीरे पाक ली सिंगी को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। दूसरे दिन ली सिंगी जाने वाली थी और इसलिए वो सब एक साथ मिलकर ली सिंगी का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ली सिंगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। ली सिंगी अपनी फेयरवेल की बात सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसे सैड देख पाक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कुछ ही दिनों में इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था और पाक को भी ली सिंगी की छोटी छोटी मासूम बातें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। वो उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया था। नेक्स्ट डे पाक ली सिंगी को छोड़ने के लिए उसके अंकल के पास जाता है और वहीं पर से अपना पेजर नंबर देता है और कहता है जब भी उसे उसकी नीड हो तो उसे जरूर कॉल करे। पाक डूसुक को पास के ही स्टोर में एक सीडी प्लेयर दिखता है। वो वहाँ से तुरंत ही उस सीडी प्लेयर को खरीद लेता है और ली सिंगी को उसे गिफ्ट करता है, जिसे पाकर ली सिंगी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहीं पर उसके अंकल आ जाते हैं, लेकिन ये क्या, ली सिंगी तो उस अंकल को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। वो कहती है मैं इन्हें नहीं पहचानती, जिस पर उसके अंकल पाक से कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि ली सिंगी ने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा और यही वजह है कि ये मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। और पाक उसकी इस बात पे भरोसा भी कर लेता है और वो ली सिंगी को उसके अंकल के साथ जाने देता है। उसके अंकल ने काम निंजा के द्वारा बताए गए पैसे भी पाक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और वो वहाँ से ली सिंगी को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पाक डूसुक बहुत ज्यादा सैड होता है, उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा होता है। ये बात उसका असिस्टेंट अच्छे से समझता था और जब पाक डूसुक अपने असिस्टेंट से ली सिंगी को कॉल लगाने के लिए कहता है तो वो कॉल नहीं करता। उसे लगता है ये तो इसी में उलझा रहेगा और काम पर तो फोकस ही नहीं कर पाएगा और इस बात के लिए पाक अपने असिस्टेंट पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो ली सिंगी को वॉइस मैसेज करता है और कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और अगली बार जल्द ही कॉल करने का कहकर कॉल रख देता है। पाक नेक्स्ट डे फिर से ली सिंगी को कॉल लगाता है और उसे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजता है, लेकिन रिटर्न में कोई रिप्लाई न आने के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर क्या बात है कि ली सिंगी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है। फिर पाक उसके अंकल को कॉल लगाता है, जिस पर वो ढंग से बात भी नहीं करता। वो कहता है ली सिंगी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था और इस पर पाक का शक यकीन में बदल जाता है। अब वो उससे मिलने के लिए जाना चाहता है। इधर हमें एक सच्चाई का पता चलता है कि जो आदमी ली सिंगी को अपना अंकल बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अनाथ बच्चों को बेचने का काम करता है और इसने तो ली सिंगी को भी बेच दिया था। इधर पाक किसी भी तरह उसके अंकल का फोन ट्रैक करता है और उससे उसका एड्रेस का पता लगाता है और अब वो पहुंच जाता है उसके घर, जहाँ पर वो ली सिंगी को न देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे उसके बारे में पूछता है। उसके अंकल के कुछ जवाब न देने पर वो उसे मारने लगता है। जब उसके अंकल की बहुत ज्यादा पिटाई होती है तब वो बताता है कि उसने उसे तो एक एजेंट के हाथ में बेच दिया। और ये बात सुनते ही पाक का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और उसे बहुत पीटता है। इधर ली सिंगी एक बार वाले के हाथ में आ चुकी थी। ये बार वाली लड़की उस छोटी सी बच्ची से बहुत सारा काम करवाती थी, यहाँ तक कि वो उससे अपना टॉयलेट भी साफ करवाती है और तो और उसे खाना भी नहीं देती। इधर हम क्या देखते हैं कि रात को बार में बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। एक आदमी ने तो इतनी शराब पी रखी होती है कि वो बियर की बोतल को दीवार पे मारता है, जिससे उससे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ली सिंगी से उस कांच को साफ करने के लिए कहा जाता है, जिससे ली सिंगी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अपना खाना छोड़कर कांच साफ करने के लिए चली जाती है। और तभी वो ड्रंक आदमी एक बार फिर से उस दीवार पर बोतल को मारता है, जिससे फिर से कांच के टुकड़े फैल जाते हैं और एक टुकड़ा जाकर ली सिंगी के गाल में चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है
होता है और वो बहुत रोने लगती है। उसके गालों से खून बह रहा होता है। बार वाली बेरहमी से कांच के टुकड़े को निकालती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जगह उसके जख्मों पर नेल पेंट लगाती है, जिससे उससे और भी पेन होता है। ली सुंगी इतनी दुखी होती है और इसके बाद वो पाक को कॉल करती है। ली सुंगी उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो कहाँ पर है। पाक रात को ही भागता हुआ ली सुंगी को ढूंढता हुआ उसी बार में आकर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो बार बंद हो चुका था। पाक वहाँ आकर ली सुंगी को जैसे ही देखता है और उसके गालों पर इतनी सारी चोट देखता है, उसे रहा नहीं जाता। वो बार में लगे कांच को तोड़ देता है और वहीं से ली सुंगी को बाहर निकाल लेता है। ली सुंगी पाक को देखकर उसे जोर की झप्पी देती है। तभी वहाँ वो बार गर्ल आ जाती है जो कि उस पर चिल्लाने लगती है। ली सुंगी की ऐसी हालत देख पाक से रहा नहीं जाता और वो डांसर को मारने के लिए दौड़ता है। इस पर उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है। पाक उस बार गर्ल से कहता है कि तुमने जितने भी पैसे में इसे खरीदा, मैं वो सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पाक को उस बार गर्ल के पैसे भी लौटाने थे, जिसकी वजह से वो अपनी कार बेच देता है और फिर जो $400 उसे मिलते हैं वो उन्हीं पैसों को उस बार गर्ल को दे देता है। ली सुंगी वापस पाक के पास आकर बहुत ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट डे पाक ली सुंगी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स पाक को बताते हैं कि ये जख्म तो बहुत ज्यादा गहरा है और इसे भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और वो ये भी बताते हैं इसका निशान तो कभी नहीं मिट सकता, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, प्लास्टिक सर्जरी। पाक बिना कुछ सोचे समझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर देता है। वो उस निशान को मिटाने के लिए ली सुंगी की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा देता है। दूसरे दिन पाक ली सुंगी को लेकर एक स्कूल में जाता है, जहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल पाक को ये बताते हैं कि ली सुंगी एक अनऑफिशियल कोरियन इमिग्रेंट है और इसी वजह से इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। फिर वो प्रिंसिपल उसे एक सलाह देते हैं कि अगर इस बच्ची को कोई कोरियन व्यक्ति अपना लेता है तब ये लड़की कोरियन कहलाएगी और यहाँ के स्कूल्स में आसानी से पढ़ सकती है। ली सुंगी के ब्राइट फ्यूचर के लिए पार्क बिना सोचे समझे उसे अपना नाम देता है और अब तो उसे आसानी से स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। ली सुंगी एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वो पहली ही बार में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाती है, जिससे पाक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसे बहुत जोर का हक करता है। लेकिन अभी भी इतना अच्छा बॉन्ड होने के बावजूद भी पाक उसे पॉन कह के ही बुलाता है। और एक दिन कार में जाते हुए ली सुंगी पाक से पूछती है कि तुम मुझे पॉन कह के क्यों बुलाते हो। तब वो उसे समझाता है कि पॉन का मतलब होता है गिरवी रखी हुई सबसे कीमती चीज, यानी कि तुम मेरी वर्ड हो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, और यही वजह है कि मैं तुम्हें पॉन कह के बुलाता हूँ। देखते देखते ली सुंगी बड़ी हो चुकी थी और अब तो वो अपने कॉलेज में एंटर करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम भी देती है। ली सुंगी बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी और इसलिए उसने अपना एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर लिया था। ली सुंगी अब तो कॉलेज में आ चुकी थी। वो एक चाइनीज लैंग्वेज में PhD करना चाहती थी। एक दिन पाक कुछ ऐसे ही अपने कामों में व्यस्त होता है और फिर अचानक से उसे एक फोन कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ली सुंगी की नानी का कॉल है। वो उसे बताती है कि काम निंजा यानी कि ली सुंगी की माँ बहुत ज्यादा बीमार है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। वो अपने आखिरी पलों में अपनी बेटी से मिलना चाहती है। उसकी नानी पाक से कहती है कि क्या तुम उसकी बेटी को उससे आखिरी पलों में मिलवा पाओगे। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ली सुंगी को वहाँ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे वो उसी चाइना के गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ काम निंजा रहती है और जहाँ पर उसका बचपन बीता था। ली सुंगी चारों तरफ का नजारा देखती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था और वो अपने बचपन के इस गाँव को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी थी। अब ली सुंगी जैसे ही अपने माँ के घर पहुँचती है अपनी नानी को जोर का हक करती है। तब बारी थी ली सुंगी की माँ की। गाइज यहाँ पे सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काम निंजा अपनी बेटी को इतनी बड़ी देख बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और वो पाक के चरणों में अपने सर को रख देती है कि उसने उसकी बेटी को इतने अच्छे से संभाला और उसे इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। काम निंजा पाक से कहती है कि वो अपनी बेटी की देखभाल ऐसे कभी नहीं कर पाती, उसने उसकी परवरिश बहुत अच्छी की है, इसके लिए वो उसका बहुत शुक्रिया करती है। इधर रात को ली सुंगी की नानी पाक को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी भी पल अपनी आखिरी सांसें ले सकती है। वो ली सुंगी को यहाँ लाने के लिए और उसे अपनी बेटी से मिलवाने के लिए बहुत थैंक यू कहती है। इधर हम ये भी देखते हैं कि जब काम निंजा पाक से बात कर रही होती है तो वो बातों बातों में पाक को बताती है कि उसके पिता भी जिंदा हैं और उनका भी ये जानने का हक है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है। उनकी ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि ली सुंगी के पिता मर चुके हैं। फिर काम निंजा उसे पूरी कहानी बताती है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था, जिससे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तो और पाक तो इसलिए भी दुखी था क्योंकि वो खुद को ही ली सुंगी का पिता मानता था। पाक काम निंजा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसके पिता से जरूर मिलवाएगा। फिर वो वहाँ से नेक्स्ट डे वापस आ जाते हैं और एक दिन ली सुंगी की नजर पाक के शूज पर पड़ती है। वो उन्हें उठाकर देखती है जो कि पूरी तरह से फट चुके थे। ली सुंगी ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है एक अनजान आदमी जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसने उसके लिए कितना कुछ किया है, उसे इतना काबिल बनाया है। ऐसा सोचकर ही कि वो अपने पिता की अब मदद करेगी, इसलिए ली सुंगी एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेती है। और इधर हम देखते हैं कि पाक ली सुंगी के पिता को ढूंढने में लग जाता है। एक दिन ऐसे ही रास्ते में जाते हुए उसे सर में अचानक से भयंकर दर्द होता है और थोड़ी ही देर में सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने काम में लग जाता है। आखिरकार एक दिन वो उसके पिता का पता लगा ही लेता है। दूसरे ही दिन वो उसके पिता को उसकी सारी सच्चाई बताते हैं और उससे मिलने के लिए कहते हैं। फिर पाक ली सुंगी को लेकर होटल में पहुंच जाता है उसके पिता से मिलवाने के लिए। पाक ली सुंगी को उसके असली पिता के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पाक के दिमाग में अब तो बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि ली सुंगी के असली पिता मिल जाने के बाद वो तो उसे छोड़ देगी और अपने असली पिता के पास रहेगी। थोड़ी देर में ली सुंगी का कॉल पाक के पास आता है। ली सुंगी पाक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और तो और वो उसे पापा कहकर भी बुलाती है, जिस पर पाक की आंखें भर आती है। ली सुंगी कहती है कि मेरे पिता कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा
नाराज हूँ। ली सुंगी पार्क से ये भी कहती है कि आप जल्दी से मेरे पास वापस आ जाइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। वो ली सुंगी से कहता है कि मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। वो उसका फेवरेट सीडी प्लेयर उठाता है जो कि ली सुंगी बाइक ड्राइव करते वक्त सुनती थी, और वो सीडी प्लेयर को उठाता है और निकल पड़ता है ली सुंगी के पास। रास्ते में आते हुए पार्क को फिर से वही स्ट्रोक आता है जिसकी वजह से उसके सर में बहुत दर्द होता है और वो संभल नहीं पाता, गाड़ी लड़खड़ा जाती है, वो गिर जाता है और उसका भयंकर सा एक्सीडेंट हो जाता है। इधर जब पार्क ली सुंगी के पास नहीं पहुंचता तो वो उसे ढूंढने में लग जाती है, यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट और वो दोनों उसे सालों तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन पार्क का कोई पता नहीं चलता। और अब पार्क को खोए हुए 10 साल गुजर चुके थे। अब यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर ली सुंगी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है और उस शख्स से मिलती है, लेकिन वो पार्क नहीं होता, जिससे उसका असिस्टेंट जोंगबे पार्क को पाने का होप छोड़ चुका था, लेकिन ली सुंगी की होप अभी भी बरकरार थी। जोंगबे को तो ऐसा भी लगता है कि शायद अब वो इस दुनिया में ना हो, यानी कि मर चुका हो, लेकिन ली सुंगी कहती है हम एक दिन जरूर मिलेंगे। रास्ते में आते हुए अचानक से ली सुंगी को एक बैनर दिखता है जिसमें लिखा था आई एम द विनर, और वो वहाँ से तुरंत ही पुलिस स्टेशन आती है और वो सुम्बू नाम से सर्च करने को कहती है। सुम्बू जिसका मतलब था आई एम द विनर, ये नाम पार्क को ली सुंगी ने दिया था। और फ्रेंड्स उसे यहाँ पर सफलता मिल जाती है। सुम्बू नाम से सर्च करने पर पार्क का पता चल चुका था और अब वो उसी पते पर पहुँचते हैं जो की हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलते हैं। वो ली सुंगी को पूरी कहानी बताते हैं कि वो कैसे 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और 10 साल से वो यहीं पर है, जिसे लेने कोई भी नहीं आया। डॉक्टर ली सुंगी को पार्क की डायरी भी देता है और उस डायरी में सिर्फ 2 नाम लिखे होते हैं, पॉन और सुम्बू, जिसे पढ़कर ली सुंगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और अब उन दोनों को ले जाते हुए वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि पार्क की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है, वो अब उन्हें नहीं पहचान पाएगा। जैसे ही जोंगबे और ली सुंगी पार्क से मिलते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो पार्क को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी पॉन है, उसकी ली सुंगी है, लेकिन अफसोस पार्क को कुछ भी याद नहीं आता। ली सुंगी पार्क से कहती है कि आज से तुम मेरे पॉन हो, पॉन यानी कि सबसे कीमती चीज, और आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाके रहूंगी। और ली सुंगी पार्क के हाथ में वही सीडी प्लेयर देखती है जो कि उस दिन वो उसे देने वाला था। फिर वो वही शूज निकालती है और पार्क को पहनाने लगती है, और तभी उसकी नजर सॉक्स में रखी कॉपी पे जाती है जो कि बैंक की पासबुक होती है। और ये वो पासबुक होती है जिसमें ली सुंगी के नाम पर हर एक दिन पैसे डिपॉजिट किए थे पार्क ने, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ली सुंगी बार बार पार्क को पापा कहकर बुलाती है और तो और वो ये भी कहती है कि आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि मैं एक अनजान लड़की और आपने मुझे इतना बड़ा बनाया। अब ली सुंगी पार्क को घर वापस लेकर आती है, जहाँ पर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। और एक दिन ली सुंगी की शादी का दिन आ जाता है। ली सुंगी अपने पापा पार्क का हाथ पकड़ के स्टेज पर साथ में जाती है, जहाँ पर हमें तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। और अब वहीं पर पार्क ली सुंगी को पॉन कहकर बुलाता है और इससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के लिए और हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।